20 दिसंबर साल 1968 को एक कपल कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ डेट पर जा रहा था, जिसमें से एक 16 साल की लड़की बेटी लू जेनसन और 17 साल का लड़का डेविड फेराइडे था। दोनों जब रास्ते में जा रहे थे तो गाड़ी में एक आदमी उनका पीछा कर रहा था। जब वो हरमन लेक के पास पहुंचे तो जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी वो गाड़ी भी उनके पास आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आया और उसने डेविड और बेटी को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा। जब उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया तो उस आदमी ने गाड़ी के पीछे वाले टायर पर गोली मारी, जिससे डेविड और बेटी डरने लगे और गाड़ी से बाहर आकर भागने लगे। उससे पहले वो वहाँ से भाग पाते उस आदमी ने दोनों को गोली मार दी। डेविड को सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उसके पीठ पर मारी। के बाद वो आदमी वहाँ से भाग। ये शख्स आखिर कौन था और उसने इस कपल को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह क्या थी, तो आइए साथ मिलकर इसके बारे में जानते हैं। इस पूरे मर्डर में जिसका हाथ था उस आदमी का नाम था ज़ोडिएक किलर। एक ऐसा इंसान जिसने 1960 से लेकर 1970 के बीच में पूरे के पूरे सैन फ्रांसिस्को में तहलका मचा दिया था। वो पुलिस वालों को लेटर्स भेजता और उस लेटर में अपने किए हुए मर्डर के बारे में बताता और पुलिस वालों को सॉल्व करने के लिए पहेलियां भी भेजता था। 2 मर्डर्स करने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक और मर्डर के साथ सामने आया। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था और इस दिन 18 साल की लड़की डेरलिन बेरन और 16 साल का लड़का माइकल मेजियो फायरवर्क्स का सामान लेने निकले थे। उन दोनों ने ये नोटिस किया कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उस गाड़ी को धोखा देने के लिए वो ब्लू रॉक्स स्प्रिंग पार्क के पार्किंग में चले गए, लेकिन वो गाड़ी भी उनके पीछे आ गई। पर कुछ सेकंड्स के बाद वो गाड़ी वहां से चली गई। के बाद डेरलिन और माइकल ने ये सोचा कि गाड़ी चली गई, लेकिन कुछ देर के बाद वो गाड़ी उनके पीछे आकर पार्किंग में पार्क हो गई। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला और उसने माइकल और डेरलिन के मुंह पर फ्लैश लाइट मारी। पहले तो उनको लगा कि कोई पुलिस वाला है, पर आदमी ने दोनों को गोली मार दी और वहाँ से भाग गया। उस मर्डर में डार्लिन तो तभी मर गई, पर माइकल जिंदा बच गया। कुछ देर के बाद इन बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने उस आदमी का चेहरा देख लिया था, जिसकी हेल्प से पुलिस ने उस आदमी का स्केच बनवा लिया। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उस रात करीब 12 बजे पुलिस को एक आदमी की कॉल आती है, जो कॉल किसी फोन बूथ से की गई, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और फोन काट दी। जिसके बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक ने 3 अलग अलग न्यूज चैनल्स को एक लेटर भेजा। उसने लेक हरमन के पास होने वाले मर्डर और इंडिपेंडेंस के दिन होने वाले लड़की के मर्डर के बारे में कहा कि ये सब मैंने किया था। सबूत के तौर पर उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ पुलिस को ही पता थी, जैसे कौन सी बुलेट फायर की गई, कितनी गोलियां लगी और उन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे। इस लेटर के साथ ज़ोडिएक ने कोड में एक मैसेज भी भेजा था और उसकी डिमांड ये थी कि ये लेटर अगले दिन न्यूज़पेपर्स में छप जाना चाहिए, वरना वो और भी ज्यादा मर्डर्स करेगा। जो इनकोडेड साइफर उसने भेजा था, पुलिस ने वो इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोड करने के लिए भेजा, लेकिन तब वो साइफर डिकोड ना हो सका। अगले दिन जब वो साइफर न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ तो सैन फ्रांसिस्को के एक कपल ने उसी दिन उस साइफर को डिकोड कर लिया। उस साइफर में लिखा हुआ था, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. उसके अलावा साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ पर बिलीव करता है और जिन लोगों को वो मार रहा है वो मरने की बाद वाली जिंदगी में उसके सर्वेंट्स बनेंगे। 2 महीने तक वो बिल्कुल खामोश रहा। इससे पुलिस को लगा कि अब वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन 2 महीने के बाद करीब 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज के कपल ने पिकनिक मनाने बेरियसा लेक के पास जाने का प्लान बनाया।
20 साल का लड़का ब्रायन हार्टनेल और 20 साल की लड़की सेसिलिया शेपर्ड जब वो बेरियसा लेक के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि एक आदमी उनकी तरफ ही आ रहा है। उसने काला हुड पहना हुआ था जिसके ऊपर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। जब वो उनके सामने आया तो उसने उनसे पैसे और गाड़ी की चाबी मांगी, जिसमें ब्रायन के पास 75 सेंट्स थे जो उसने गाड़ी की चाबी के साथ ज़ोडिएक को दे दी। ज़ोडिएक ने गाड़ी की चाबी तो नहीं दी लेकिन उन पर गन पॉइंट करके उन दोनों को रस्सी से बांधने लगा। फिर उसने अपना चाकू निकाला और उनको चाकू से मारने लगा। जब उसको लगा कि वो दोनों मर गए हैं तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसने कपल की गाड़ी पर एक मैसेज छोड़ दिया, जिस मैसेज में जगह का नाम, टाइम, डेट और जिस हथियार से मारा गया उसका नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद एक मछुआरे को वो कपल्स जख्मी हालत में मिले। उनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। तो सेलिया तो मर गई लेकिन ब्रायन बच गया और उसने पुलिस को सारी कहानी बता दी। जिसके बाद ज़ोडिएक ने उस दिन रात को करीब 7:40 पर पुलिस को कॉल की और मर्डर के सब डिटेल्स बता दी। यहाँ पुलिस ने ज़ोडिएक के लिखे हुए लेटर्स में एक खास पैटर्न ढूंढ लिया था। पहला, वो सिर्फ यंग कपल्स का ही मर्डर करता था। दूसरा, वो अपने सारे हमले वीकेंड या छुट्टियों में ही करता था। तीसरा, वो सिर्फ रात के वक्त या शाम के वक्त ही हमला करता था। चौथा, वो मर्डर के बाद अथॉरिटीज को उस मर्डर के बारे में फख्र से बताता था। पांचवा, वो ज्यादातर मर्डर्स वहीं करता था जो पॉपुलर डेटिंग पॉइंट थी। छठा, वो ज्यादातर मर्डर्स गाड़ी में करता था। और लास्ट में सातवां, वो ज्यादातर मर्डर्स पानी के करीब करता था। इन सारे पैटर्न्स को देख के पुलिस को लग रहा था कि ज़ोडिएक सिर्फ कपल्स पर ही अटैक करता है, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। पिछले मर्डर से सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को रात के करीब 9:30 पर ज़ोडिएक ने बोल स्टीम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को रोका और उसे पसेडियो हाइट्स के मेपल स्ट्रीट में चलने को कहा। जब ड्राइवर उसे वहां ले गया तो ज़ोडिएक ने गाड़ी रुकने से ही उस ड्राइवर को गोली मार दी। जिसके बाद ज़ोडिएक पैसेंजर सीट पर बैठा और बोल की शर्ट का पीस काट कर अपने साथ ले गया। उस मर्डर को होते हुए पास की बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से 2 बच्चे देख रहे थे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वहां उन्होंने पुलिस को बताते वक्त ज़ोडिएक का कलर ब्लैक बता दिया। उस वक्त पास में एक पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी। वो जल्दी से मेपल स्ट्रीट जाने लगी और रास्ते में पुलिस ज़ोडिएक से मिली, पर पुलिस किसी काले रंग के आदमी को ढूंढ रही थी, तो जिस वजह से उनका ज़ोडिएक पर शक नहीं गया। उस वक्त पुलिस ने ज़ोडिएक को रोककर पूछा कि क्या उसने किसी काले आदमी को देखा है, तो ज़ोडिएक ने उन्हें बताया कि आगे एक काले रंग का आदमी गन लेके जा रहा था। जिसके बाद पुलिस जल्दी में ज़ोडिएक के बताए हुए रास्ते पर चली गई। इस बार भी ज़ोडिएक पुलिस के हाथों से बच गया, लेकिन बोल की गाड़ी से ज़ोडिएक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। कुछ दिनों के बाद ज़ोडिएक ने फिर से न्यूज़ चैनल्स को लेटर भेजा जिसमें ज़ोडिएक ने बोल स्टीव के मर्डर का सारा किस्सा लिखा था और सबूत के लिए उसने बोल स्टीव की शर्ट का कटा हुआ पीस भी भेज दिया। इस बार उसने कहा कि मैं स्कूल बस पर हमला करूंगा, जो सुनने के बाद कुछ दिनों तक पुलिस स्कूल बस का पीछा कर रही थी, लेकिन स्कूल बस पर कभी हमला नहीं हुआ। इसके अलावा बोल स्टीव के मर्डर के वक्त जिन बच्चों ने ज़ोडिएक को देखा था उनकी मदद से ज़ोडिएक का एक न्यू स्केच बनवा लिया और वो स्केच सब टैक्सी ड्राइवर्स को दिया गया। लेकिन इस बार ज़ोडिएक ने एक नया तरीका अपनाया। टैक्सी ड्राइवर को मारने के 10 दिन के बाद करीब 22 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक ने ओकलैंड पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा वो मेलविन बेली से टीवी शो में बात करना चाहता है, जो उस वक्त बहुत बड़े वकील थे। ये चैनल 7 का एक टॉक शो था जो उस दिन टाइम से पहले ही शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद ज़ोडिएक
ने कॉल की पर कॉल काट दी और अगली बार ज़ोडिएक ने फिर से फोन किया जिसमें उसने अपना नाम सैम बताया। उस पूरे शो में लगभग उसने 35 बार कॉल की जिसमें से सिर्फ 12 कॉल ही फोन एयर रही। उस फोन में वकील ने सैम से कुछ सवाल पूछे पर वो उसके उल्टे सीधे जवाब दे रहा था, जिसके बाद ये पता चला कि ये कॉल ज़ोडिएक ने नहीं की थी, क्योंकि जिन लोगों ने ज़ोडिएक की आवाज़ सुनी थी उन लोगों ने कहा कि ये ज़ोडिएक की आवाज़ ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने की थी। टीवी शो के 2 हफ्ते के बाद ज़ोडिएक ने 2 और लेटर्स न्यूज़ चैनल्स को भेजे। इन दोनों लेटर्स के बीच में ज़ोडिएक ने एक इनकोडेड साइफर भी भेजा था जो वो दोबारा से न्यूज़ चैनल्स में पब्लिश करवाना चाहता था। इस बार ज़ोडिएक ने ये जो साइफर भेजा था वो अगले 50 सालों तक डिकोड ना हो सका, लेकिन कुछ साल पहले करीब 5 दिसंबर 2020 में कुछ कोड ब्रेकर्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उस साइफर को डिकोड कर लिया। उस साइफर में ज़ोडिएक ने कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहा कि टॉक शो में फोन कॉल करने वाला आदमी मैं नहीं था। साइफर के अलावा जो लेटर्स उसने पुलिस को भेजे थे, आखिरकार उन लेटर्स में से पुलिस को क्लू मिल ही गया, जिसमें वो पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने बॉम्ब बना लिया है जो उसके बेसमेंट में पड़ा है। इस लाइन में क्लू ये था कि ज़ोडिएक किसी घर में रहता है, क्योंकि बेसमेंट तो सिर्फ किसी घर में ही हो सकती है। इसके अलावा पुलिस के लिए इसमें हेल्पफुल चीज ये थी कि बेसमेंट उस वक्त इस इलाके में इतने कॉमन नहीं थे, जिसका मतलब था कि ज़ोडिएक इस एरिया में नहीं रहता। इन लेटर्स को भेजने के 5 महीने बाद करीब 22 मार्च 1969 को ज़ोडिएक ने हाईवे 32 पे कैथलीन जॉनसन नाम की लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बच गई। जब पुलिस ने कैथलीन को ज़ोडिएक का स्केच दिखाया तो उसने उसको पहचान लिया। अगले 4 सालों तक ज़ोडिएक ने पुलिस को कई लेटर्स भेजे और एक लेटर में उसने बॉम्ब की लोकेशन भी बताई, लेकिन उस लोकेशन पे पुलिस को कोई बॉम्ब नहीं मिला। उसका लास्ट लेटर 13 जनवरी 1974 को मिला, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर लिखा था, जैसे मी 37 SFPD 0, यानी मैंने अब तक 37 मर्डर किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को की पुलिस का स्कोर 0 है। इसमें CIA ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और ज़ोडिएक के मारने के स्टाइल को देखकर ये पता लगाया कि ज़ोडिएक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता है। और क्राइम सीन पर मिले हुए जूते के फुटप्रिंट्स भी विंग वॉकर के हैं जो किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। में ये हो सकता है कि साइफर का एक्सपीरियंस भी उसने मिलिट्री के दौरान ही हासिल किया हो। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ज़ोडिएक होने का दावा भी किया था। पुलिस का बहुत सारा शक आर्थर ली एलन नाम के आदमी पर गया, क्योंकि बहुत सारे सबूत आर्थर के खिलाफ जा रहे थे। पहला ये कि वो मिलिट्री में अपना बहुत समय गुजार चुका है, दूसरा उसके पास से एक घड़ी मिली जिस पर ज़ोडिएक लिखा हुआ था और लोगो भी बना हुआ था, लेकिन ना आर्थर की हैंडराइटिंग और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स ज़ोडिएक से मैच कर रहे थे। काफी साल पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो 1992 में पुलिस का दूसरा शक रिचर्ड गाइकोस्की नाम के आदमी पर गया, क्योंकि इसकी शक्ल ज़ोडिएक से मिल रही थी, लेकिन उसकी फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग ज़ोडिएक से मैच नहीं कर रही थी। इस तरह पुलिस ने 50 से 100 लोगों को उठाया, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी सारी प्रोफाइल ज़ोडिएक से मैच करती हो। आफ्टर ऑल आज के दिन तक भी ये पता नहीं चला कि ज़ोडिएक आखिर था कौन और वो लोगों को मार क्यों रहा था। क्या वो सच में लोगों को इसलिए मार रहा था कि मरने की बाद वाली जिंदगी में वो लोग उसके गुलाम बनेंगे, या फिर उसके पीछे कुछ और था? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।